अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वक्त के दरिया में आज एक नया मोड़ सामने आया है जहां ताकत और तदबीर एक दूसरे को परख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान की ताज़ा तजवीज़ से मुतमईन नहीं और बातचीत का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद रास्ता अभी धुंधला दिखाई देता है। उधर मार्को रूबियो साफ कह रहे हैं कि समुद्री गुजरगाहों को शर्तों से बांधना कबूल नहीं और दबाव की लहर थमने वाली नहीं। ये कशमकश सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रही। आबना हुर्मुज़ एक ऐसा पुल की सूरत इख्तियार कर चुका है जिस पर दुनिया की मईशत का बोझ है। पाकिस्तान ने भी खबरदार किया है कि अगर ये रास्ता रुका तो असर हर उस घर तक जाएगा जहां चूल्हा जलता है। अक़वाम मुत्तहिदा में आसिम इफ्तिखार अहमद ने यही पैगाम दिया कि समुद्री रास्ते जिंदगी की रवानी हैं, उनका चलते रहना जरूरी है। उधर अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मजीद बातचीत पर गौर हो रहा है, जबकि पुतिन अमन के लिए हर मुमकिन कदम की बात करते नजर आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जहां हालात अब एक नई सूरत इख्तियार कर चुके हैं, जहां हर खबर अपने साथ एक अलग पैगाम लेकर आती है। एक तरफ जेल से अस्पताल तक का सफर है जहां आंख के इलाज में बेहतरी की झलक दिखाई देती है, तो दूसरी जानिब वो आवाज़ें हैं जो सड़कों पर गूंजने की तैयारी कर रही हैं। कहीं मुलाकातों की उम्मीद है, कहीं रिहाई का मुतालिबा और कहीं फैसलों के कमरों में उसूलों की बातें हो रही हैं। अब इसी सिलसिले में एक और अहम पहलू भी सामने आया है जहां जुडिशल कमीशन के इजलास में हाई कोर्ट के जजेस के तबादले पर गौर हो रहा है। ये मामला सिर्फ तकर्री या तब्दीली तक महदूद नहीं बल्कि उसूल, शफाफियत और इख्तियार की समत का सवाल भी बन चुका है। कुछ आवाज़ें वाज़े कवायद की बात करती हैं तो कुछ इस अमल को गैर मामूली करार देकर इस पर सवाल उठाती नजर आती हैं। ये सारी तस्वीरें ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे एक ही धागे में मुख्तलिफ रंग परोए गए हों। इलाज का अमल हुआ, एहतजाज की तैयारी या फिर अदालती मामलात, हर पहलू अपने अंदर अहमियत रखता है और हर खबर नए सवाल खड़े कर रही है। आगे क्या रुख बनता है ये अभी वक्त के पर्दे में है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनमें सगीर चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब और मलिक नजीब हमारा साथ देंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करने चाह रही हूँ। सगीर चौधरी साहब, अमरीकी ओहदेदार जो हैं वो ये दावा करें कि सदर ट्रंप ईरान की इस तजवीज़ से नाखुश हैं कि जिसमें जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत को मौखर करने की एक शर्त जो है उनकी जानिब से रखी गई है। हालांकि हम देखते हैं कि ईरान शुरू से कहता रहा कि जो जिस तरीके से अफजूदा यूरेनियम की बात है उस पर कोई समझौता जो है किसी किस्म का नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी जो शराइत अब दोबारा से ईरान की तरफ से रखी गई हैं, सो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत से मसाइल है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें आकाशा, मार्को रूबियो ने तो कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपनी रेड लाइन बता दी है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और उनको ना ही हथियार रखने दिए जाएंगे ना बनाने दिए जाएंगे, और ये अमेरिका की एक रेड लाइन है। जबकि ईरान ये कहता है कि हमारे पास जौहरी हथियार है ही नहीं, ना हम बना रहे हैं। सिर्फ अफजूदा यूरेनियम का मामला चल रहा है कि उन्होंने जो एक सर्टन लिमिट होती है उसको उन्होंने क्रॉस किया है और उससे ज़्यादा जो है ना उन्होंने अफसूदगी की है। और न्यूक्लियर डस्ट जो है अब उसकी हवालगी का मुतालबा हो रहा है कि आप उसको अमेरिका के हवाले कर दें या फिर ये भी तजवीज़ है कि किसी और मुल्क के हवाले किया जाए। इस हवाले से दौरा किया है इराक़ची ने रशिया का, उनके सदर से मिले और उनके सदर को जो सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनेई, उनका अहम पैगाम पहुंचा दिया। क्या पैगाम है अभी उस पर तजज़िये तबसरे हो रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो सामने नहीं कि पैगाम क्या है जो रशिया के सदर को पहुंचाया गया। और फिर जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अपना एक बयान दिया कि हम ईरान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनके साथ हैं और इसी तरह ख़ित्ते में पुरअमन जो मकासद हैं या ख़ित्ते के अमन के लिए भी हम पूरा अपना जो किरदार है वो अदा करेंगे। तो अब सूरत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी एक रेड लाइन है। अब बात आ गई है आबना हुर्मुज़ की जो नेवल ब्लॉकेट है उसको खोलने से मुतालिक, जिस पे पूरी दुनिया कह रही है कि जी वो खोलें। और एक तरफ बरतानिया का जो वो शाही ख़ानदान है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे है, उनको बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। वो क्यों इस अचानक सारी सूरत हाल में वहाँ दौरे पे चला गया, पहले शेड्यूल था या अब हुआ है। अब बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल भी किया है और लेकिन बरतानिया अभी तक जो है उन्होंने खुल के डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का ऐलान नहीं किया। तो अब सूरत हाल ये है कि ईरान को एक मार्जिन तो ये मिल चुका है अमेरिका की जानिब से कि आप हमारे साथ टेलीफोनिक भी गुफ्तगू कर सकते हैं। आपने उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं करना। अगर आप किसी भी चीज़ पे आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप डायरेक्टली फ़ोन करके वो हमें बराह रास्त भी बता सकते हैं। मीडिएटर का किरदार तो पाकिस्तान अदा कर रहा है और करता रहेगा, ये तयशुदा चीज़ है और ये अमेरिका ने कह दिया कि जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब इस जंग को किसी करवट बैठना है और जो महंगाई का एक तूफ़ान अब आ गया है
पहले तो आ रहा था, अब आ चुका है और पाकिस्तान भी उसकी जद में आ चुका है। आपके जो वज़ीर नामज़द हैं, पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी 55-50 का हम बढ़ाएंगे और ये पता नहीं कि आगे कितना और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो पेट्रोल का एक दिन का IMF अगर यहाँ पे जिक्र किया जाए उनकी शरायतें, तो उस वजह से चीजें हो रही है क्योंकि आबना हुर्मुज़ तो पाकिस्तान के लिए खुला है, सऊदी अलग से हमारी हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत से ममालिक हमें हेल्प आउट कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पाकिस्तान के लिए उस तरह से नहीं खुला, देखिए ब्लॉकेड है, वहाँ से सारे शिप आज़ादी से नहीं गुजर रहे। अब जो गुजर रहे हैं वो शिप जो है वो ज़बरदस्ती गुजर रहे हैं, जैसे रशिया का गुजरा है और कुछ 1-2 ईरानी जो शिप्स हैं वो गुजरे हैं ऑयल की शिप से। चाह रहे कि इस पे IMF की कोई शराइत जो है वो नहीं है। देखिए IMF भी हैं लेकिन वो हमें बता नहीं रहे, पाकिस्तान को नहीं बता रहे कि इसमें हमें मसाइल किन, या तो हमें बता दें ना कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पेट्रोल बढ़ाने का जो है वो क्यों परेशानी हो रही है, या हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों करना है, क्यों नागुज़ीर है, तो हमें पता तो चल जाए ना। हमें पता नहीं चल रहा, हमें पता, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास बहुत ज़ख़ीरा है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास 1 दिन का ज़ख़ीरा है। तो ये देखें बात में बहुत बड़ा तजाद है। और मैं आपको ये इस पर थोड़ी सी बड़ी माजरत के साथ एक बात कहूँगा कि जो हमारे वज़रा और मशीर हैं वो रखे हुए हैं पेशगी ख़तरात से आगाह करने के लिए, जैसे कि महकमा मौसमियात में आपको अलर्ट जारी किया जाता है ना कि कल रात को बड़ी तूफ़ानी बारिशें आएंगी, इसलिए आप अलर्ट हो जाएं। लेकिन अलर्ट क्या हो जाएं, तूफ़ानी बारिशों में आपने करना क्या है ये कोई कुछ पता नहीं। तो वो भी हमें पेशगी इतला देते हैं कि कल या परसों हम तेल बढ़ा रहे हैं, तैयार रहिएगा। तो वो उनका हाल जो है वो महकमा मौसमियात से ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो सिर्फ हमें मैसेज देते हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। अवाम और कितना बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा पेशगी अवाम को बता दिया जाता है कि ये चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, तो डेफिनेटली अवाम की तरफ से भी तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इस वक्त सामने आएगा ना। अवाम की तरफ से अवामी रद्द-ए-अमल जो है, देखें वो चीज़ों का रुख मोड़ देता है। अवामी रद्द-ए-अमल आना चाहिए, लेकिन अभी तक अवामी रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। लोग जो है वो उसकी वजह सुन लें। उसकी वजह ये है कि अवाम को लीड कौन करे, अपोजिशन पे डिपेंड करती है अवाम हमेशा। जो अपोजिशन जो है वो अवामी तर्जुमानी करती होती है, हुकूमत जो है वो अपने फैसले थोपती है, ठोस देती है। अवाम को इस वक्त लीड करने वाला कौन है? चले वो सारे अपने मामलात में उलझे हुए हैं जो अपोजिशन वाले हैं। हाँ, असगर चौधरी साहब, रूसी सदर प्यूटन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास सिरागची उसमें जो एक इनके दरमियान एक मुलाकात हुई है, इसमें ईरान की जुर्रत को सराहा है, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी जो है उनकी जानिब से करवाई गई है रूसी सदर की जानिब से। सर, क्या समझते हैं रूस का ईरान के साथ खड़ा होना इस तनाज़े को आलमी जंग या एक बड़े ब्लॉक की शक्ल जो है वो दे सकता है, या हालात जो है अगर रूस के साथ खड़े होने से हालात जो हैं वो दोबारा से स्टेबल हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया आकाशा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी तारीख़ को पहले दुरुस्त कर लूँ और अदाद व शुमार को दुरुस्त कर लूँ। मैं भी ज़रा आपको समझा सकूँ कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आपने बात की कि आबनाए हुर्मुज़ हमारे लिए खुली हुई है, बिल्कुल खुली हुई है, आ रहे हैं हमारे पास बिल्कुल, और कहीं पर भी हमें कोई भी किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन क्या जो आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है हमें वहाँ से फ्री पेट्रोल आ रहा है? ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है। आज रेट है $111 पर बैरल, तो हमने तो आलमी मंडी के साथ चलना है ना, जो पूरी दुनिया में कीमतें होंगी उसी के ऊपर चलना होगा। पूरी दुनिया में सर कीमतें नहीं बढ़ी थी तो पाकिस्तान में वो तो फिर हमने अपने खजाने भरने थे ना। लेकिन अभी पॉइंट है ना कि जब नहीं बढ़ती हैं तो आप बढ़ा देते हैं, और जब बढ़ती हैं तो फिर आप कहते हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ी। वही चीजें आपको जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वजीर पेट्रोलियम ने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि हमारे पास ज़ख़ीरा नहीं है, उसने कहा हुकूमत के पास 1 दिन का भी ज़ख़ीरा नहीं है। आपके पास चूँकि सारा प्राइवेट सेक्टर के पास है, 21 दिन का इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल ज़ख़ीरा मौजूद है। रद्द-ए-अमल बिल्कुल चोई साहब ठीक कह रहे हैं कि रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। भाई रद्द-ए-अमल क्यों आएगा? क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? ज़रा इंडिया की हालत देखें ना, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें सिर्फ मोटरसाइकिल पर 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए वहाँ पर लगी हुई हैं। इतना क्रेडिट तो आप अपनी हुकूमत को ज़रूर दें कि इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर असल बात है उसकी तरफ हम आ नहीं रहे। भाई 100 कुछ रुपए पर लीटर के ऊपर ये पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। आप जस्टिफाई 107 रुपए लेवी ले रहे हैं। नहीं, हुकूमत जो कर रही है आप उसको जस्टिफाई करते हैं। जो पहली हुकूमत थी वो पहली कीमत बढ़ाई गई थी उसको जस्टिफाई करते हैं। अदाद व शुमार तो सुन लेना। अदाद व शुमार ही है ना, वो 163 रुपए आपने बढ़ाया था, उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आपके 63 की नहीं, पुरानी बातें पेट्रोलियम लेवी के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत पुरानी लग रही है। जो असल चीज पेट्रोलियम लेवी है उसके ऊपर आप आ ही नहीं रहे। ये 70 रुपए अभी
कितना 70 है? 126 रुपए पर लीटर है। जरा अभी सर्च करें, गूगल के ऊपर आए। 126 70 रुपए है। 100 क्यों? अच्छा, बाकी जायज है, बाकी जायज है, जो बाकी ले रहे हैं वो जायज है, सर हम बाकी जायज है। आप क्यों ले रहे हैं? असगर चौधरी साहब, असगर चौधरी साहब आपको इस पे लेकर आएंगे तमाम तरह दादोशुमार। सर मैं आपसे पूछूंगी, मैं वही चीज मेरा आपको बता मेरा रहा हूं। सवाल ये है कि रूस अगर ईरान के साथ खड़ा है तो ये ईरान के मतलब ये एक अच्छा फैसला है और इससे एक प्रेशर जो है वो अब अमेरिका पे बिल्डअप किया जा सकता है या चीजें जो है वो स्टेबल हो जाए। अब आते हैं जरा रूस और जो अराक्ची साहब का दौरा है और पुतिन से जो उनकी मुलाकातें हैं, ठीक है, बड़ा अहम दौरा था इनका और बिलाशुबा वहाँ पर काफ़ी सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू भी हुई है। देखिए, शुरू दिन से एक बात थी जी कि चाइना और रूस जो है वो बिल्कुल अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर तबाही, ईरान के ऊपर बमबारी नहीं होने देंगे, सारे यही कह रहे थे। हर मुल्क का एक अपना मफाद होता है। ये पूरी दुनिया में शायद एक पागल और सरपिरा ये सिर्फ हमारा मुल्क है पाकिस्तान। किसी के ऊपर भी हो, हम डंडे और झंडे लेके सड़कों के ऊपर निकल आते हैं। पाकिस्तान का किरदार तो पूरी दुनिया को नज़र आया। आपको कहीं पर कोई रशिया का किरदार नज़र आया? सलामती कौंसिल के अंदर ये मामला उठा, सलामती कौंसिल के ऊपर इसके ऊपर फौरी जंग बंदी का वहाँ पर रेजोल्यूशन आई, चले मंजूर अमेरिका ने मतलब जो हमने सालसी की कोशिश की वो नहीं करनी चाहिए थी। देखे, वो जो किरदार इन बड़ी ताकतों का होना चाहिए था वो उनका नहीं था, वो हमारा था। वो नहीं था, हमारा वो किरदार और हमारा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखिए, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हमारी तो साथ उनसे बॉर्डर लगता है भाई, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं डिस्टर्ब ईरान, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक तरफ वो गोदी बैठा हुआ है वहाँ पर बुचरफ गुजरात और दूसरी तरफ उसकी प्रॉक्सी बैठी हुई है अफगानिस्तान के अंदर। तो ईरान के बॉर्डर को तो हम डिस्टर्ब, देखिए पाकिस्तान का कितना बड़ा फैसला था, आप इसे नज़रअंदाज किस तरह करते कि तजारती राहदारी हमने खोल दी। हमने कहा ठीक है जी, ओके, आपको जितना सामान चाहिए हम ट्रांजिट आपको देते हैं, आप ये रास्ता है और आपका सारा सामान वहाँ पर जाएगा। अब जिस ब्लॉक की भी बात हो रही है, देखिए जो ब्लॉक सामने आ रहा है दुनिया के सामने इस वक्त, वो पाकिस्तान का है, सऊदी अरब का है, तुर्किया और मिस्र है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक है, बिल्कुल चाइना, हर वक्त पाकिस्तान राब्ते में रहा है। चाइना और ईरान आपस में दोस्त हैं, बहुत अच्छे उनके तल्लुकात हैं। अब तो वो दिल्ली वालों की भी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हैं, वो दिल्ली वाले जो है ना, और ब्रिक्स वज़राए खारजा का वहाँ पर भी एक इजलास चौधरी साहब, मुझे सर इस पे ज़रा टाइम दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। मलिक नजीब, जिस तरीके से असगर चौधरी साहब ने भी ये बात की, इराक़ची की रूसी सदर से मुलाकात, हर वो काम करेंगे जो ईरान और खित्ते के मुफाद में होगा। सदर पुतिन जो है वो ये इस वक्त ये कह रहे हैं। सो जिस तरीके से असगर चौधरी साहब ने भी कहा कि जिस तरीके से हम स्टार्ट से डे फर्स्ट से जो बात कर रहे थे कि जो चीन है उसको, चाइना जो है उसको अपना एक किरदार जो है वो अदा करना चाहिए, उसके बाद रूस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने अदा नहीं किया। सो हम लोगों ने वो काम किया, इस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ईरान और अमेरिका जंग के मामले पर जिस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने आखिरी हद तक कोशिश की है और अभी भी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात हो जाएं और मामलात तय हो सकें। कोशिशें ये वाली कितनी रंग लाएंगे? तो देखें, अभी फ़िलहाल तो जो सबसे पहला इनका मकसद था जंग बंदी का था और जंग बंदी इस वक्त जारी है। तो इस हद तक पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि कामयाब हुआ है। कामयाबी का सेहरा हमारे साथ बिल्कुल पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर वो कह रहे हैं फोन करके आपका मसला होता है तो फोन कर लें, फिर हम तो नहीं है ना। जहाँ तक क्यों नहीं है, हमारी वजह से तो फोन लाइनें बहाल हुई हैं। जहाँ तक बात है रूस या चीन ने किरदार अदा नहीं किया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चीन ने भी किरदार अदा किया है और रूस ने भी किरदार अदा किया है, चाहे वो खुफिया तौर पर किया है, चाहे वो सामने आकर किया है। अब रूस का दौरा किया है इराक़ची साहब ने और वहाँ के सदर से मुलाकातें हुई हैं उनकी, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें तय हुई हैं और अभी बातचीत चल रही है। उसमें अभी देखें कि मज़ीद इराक़ची साहब आएंगे पाकिस्तान, दोबारा भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और जो भी बातचीत रूस में हुई है या जो ओमान में हुई है, उसके तहत वो चीज़ों को लेकर आगे चलेंगे। और ईरान देखें, पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है, आप ये देखें कि ईरान का बॉर्डर है अफ़गानिस्तान, जिस तरह असगर चौधरी साहब ने बात की है, तो पाकिस्तान मुतासर होता है अपनी जो ग्वादर की बंदरगाह है वहाँ से।
तो ग्वादर की बंदरगाह पर भी हमारे मफाद हैं और वहाँ पर चीन के भी मफाद हैं। तो चीन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि ग्वादर को किसी तरह के खदशात लाक हों, या पाकिस्तान ये कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर ईरान इस जंग में शिकस्त हासिल करता है और कामयाब नहीं हो पाता है तो उसमें भारत को फ़ायदा होगा और इसराइल को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को माशी तौर पर खदशात हो सकते हैं, बॉर्डर के ऊपर खतरात आ और जाएंगे। इसी तरह चीन को भी जो है वो माशी तौर पर खदशात लाहक हो सकते हैं। तो चीन पूरी कोशिश करेगा, पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ये मामला सेटल हों और ये दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ, और किसी तरह से अबनाए हुर्मुज़ और यूरेनियम का जो मामला 2 पॉइंट इस वक्त जो अहम है, इन पर दोनों फ्रीकान किसी नतीजे पर पहुंच सके जी। चले सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सायरा जी वक्त देने के लिए। अमेरिका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है जिस पर हम गौर कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं, उसके साथ साथ वाइट हाउस का जो एक पैगाम है वो ये है कि ईरान के साथ जारी हसास सफारती मामलात मीडिया पर नहीं लाए जाएंगे। उसके साथ पूरी दुनिया जो है वो भी इस पर बात कर रही है कि इस जंग में अभी तक कौन जो है वो जीता है और कौन जो है वो हारा है। इस पर भी सारा जी चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? अस्सलाम वालेकुम आकाशा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सारी सूरत हाल पर, देखिए अभी जो सारा कुछ हुआ, जो एक पूरी एक्सरसाइज हुई जिसमें हम लोगों का भी किरदार था, और फिर उसके बाद देखिए मामलात एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना कि आना भी था और नहीं भी आए। ये कुछ पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है ये शख्स। जहां तक जंग जीतने का ताल्लुक है, आप देखें कि वो क्या कहते हैं ना कि वो जज्बा या जिस तरीके से ईरान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ईरान वो जंग जीत चुका है। वो उनका आना ही साबित करता था सदर ट्रंप का। तो अब देखिए कि उन्होंने एक अपने ऊपर वो क्या कहते हैं कि क्या उसको लफ्ज बोलते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एक फेक किस्म का ऑपरेशन भी करवाया कि वो जो हमसे हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल पूछ रहे थे, और वो क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिक्योरिटी दी कि ज़ाहिर है कितने हसास मामले पे बात हो रही थी, और वो कहते हैं कि पता तक नहीं हिला, तो वो अपने वाइट हाउस में वो शख्स महफूज ना हुआ। तो वो चले हैं दुनिया को महफूज बनाने। तो बस अब देखिए कहीं तो इस ऊंट को किसी करवट तो बैठना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे मामलात हैं वो दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। भाई कौन से सायरा जी, इतना एक संगीन मसला है कि पूरी दुनिया जो है वो इसकी जद में आई हुई है, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो इस वक्त दांव पे लगी हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये कह रहे हैं कि हमें मतलब सिर्फ एक फ़ोन कॉल जो है ईरान को हमें कर देनी चाहिए तो मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। सायरा जी, हमारे तो सहाफ़ी हज़रात जो हैं अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी बनवा के बैठे हुए थे पीस टॉक्स के लिए। हाँ देखिए, तो डिजाइनर के ड्रेसेस भी खरीद लिए और सारा कुछ हो गया। और देखें कि जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में पूरा जी हमने रातें जाग के गुजारी हैं रातें जाग के गुजारी हैं। और तो वो हम आपस में, आपको पता है पर्चियां भी डल रही थी कि मेन्यू कौन बताएगा, कि सबसे पहले मेन्यू कौन बताएगा। चले हम मजाक में चले गए। तो देखें उनको ये सारी बातें, एक तो वैसे ही जो उन्होंने इस 1-1.5 माह में जो गुफ्तगू, उनके बयानात, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की, तो वो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। अब देखिए कल उन्होंने अपने, वो कहते हैं ना कि एक वो इतना, हालांकि इनकी हॉलीवुड की मूवीज तो इतनी अच्छी होती है कि जबरदस्त, कि वो फिर बॉलीवुड भी उससे सीखता है और बाकी दुनिया भी सीखती है। लेकिन वो कल वाला इनका जो स्क्रिप्ट था ना, परसों वाला, वो पिट गया कि वो बिल्कुल ही उन्होंने उसमें कोई तैयारी नहीं की। और ये देखिए अब शायद 1-1.5 साल बाद इसके ऊपर मूवी बने तो फिर हमें थोड़े से हकाइक पता चले, अगर शायद वो बताए हमें तो ये देखिए करना चाहिए। अब वही बात है कि दुनिया में आप देखें तो हर जंग के पीछे या तो इसराइल है या अमेरिका है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो ये दुनिया को अमन से रहने क्यों नहीं दे रहे? लेकिन ये जंग कंबल बन चुकी है ना, आप जान तो छुड़ा रहे हैं लेकिन कंबल जान नहीं छोड़ रहे। तो देखिए ना, वो अब जिस तरीके से उन्होंने वो यूक्रेन के साथ किया कि उन्होंने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया, तो ऐसे हो नहीं सकता ना। जी जी। तो आप मुझे बताएं कि एटमी वो उसकी हथियारों की बात है तो इनके तो सुप्रीम लीडर का उनका फतवा है कि नहीं, ये दुनिया के अमन के लिए नहीं है और वो नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने हाथ कटवाकर ये ट्रंप साहब के सामने सरेंडर कर ले कि जी ये जाहिर है जो कुछ भी उनकी एक, वो कहते हैं कि अखलाकी जुर्रत, उनकी बहादुरी, वो दुनिया ने देख ली
ये पूरी कौम उनके साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इनकी कोई बातें ऐसी वो मानी जाएंगी और फिर ये वो कहते हैं ना कि इसको जवाब बनाकर एक रखना चाहते हैं। आप देखें जैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जी जंग बंदी है ना कितने सालों से, मेरे ख्याल में 70 साल से ज्यादा हो गए हैं। जी जी 70 साल से ज्यादा वो जंग बंदी में चल रहे हैं। तो शायद ये भी वो कहते हैं ना कि जंग बंदी को तूल देते रहेंगे, लेकिन ये कि वो अपना हमले का वो जो एक वो चीज है ना वो उसको खत्म नहीं करेंगे कि भाई किसी वक्त भी कोई पॉलिसी चेंज हुई या देखा कि कहाँ से दुश्मन कमजोर हुआ तो वो दोबारा हमला करेंगे। लेकिन अब देखिए सारा साहब जंगबंदी जरूर हो, हमारा गला बंदी ना हो ना। अब पूरी दुनिया की तो गला बंदी हो बात चुकी गला है। बंदी तक पहुंच गई है। आप देखें ना कि किस तरीके से, और मैं तो कल से परेशान हूं कि हमारे एक वजीर ने आके बोला है कि हमारे पास वो कहते हैं ना कि ये जो रिजर्व हम रख ही नहीं सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल अली परवेज मलिक साहब ने आके बोला। तो आप मुझे बताएं कि जो मुल्क के लिए जरूरी है चीज, फिर आप प्लीज अभी आपने भी उनकी साइड मत लीजिएगा, तो आप मुझे बताएं क्या मोटरवे जरूरी थी? क्या ये जो ग्रीन लाइन, ऑरेंज मेट्रो और पता नहीं क्या और तमाम चीजें जरूरी थी कि जो कर्जा लेकर वो बनाई और वो सब्सिडी उनको दे दे के वो हमारे गले पड़ी हुई है? मतलब जो जरूरी और- थी, जो जरूरी काम थे वो नहीं किए गए हैं और जो नहीं, जरूरी और नहीं थे वो दूसरा तमाम तर अभी भी करके हमें बताया जाता है कि आपके लिए हमने ये कर दिया है। सारा साहब असल में उन्होंने अपनी गाड़ी का हवाला दिया था कि हमारे पास नहीं है, वो निजी शोबे के पास 21 दिन का जखीरा मौजूद है। चले इस पे ना सायरा जी आलमी मंजरनामे से कुछ कौमी मंजरनामे में हम मूव ऑन करते हैं। इस पे रावलपिंडी में इमरान खान एक मरतबा फिर चौथी मरतबा आप देख रहे हैं कि अडयाला जेल से उन्हें पिम्स अस्पताल जो है किया गया। फिर इमरान खान की आंखों के इलाज से मुतालिक पिम्स अस्पताल की जो इंतजामिया है उन्होंने तफसीलात जो हैं वो जारी की है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौर ने एक और मुतालबा कर दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इलाज जो है वह सरकारी डॉक्टर्स की बजाय उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी में होना चाहिए। और यही बैरिस्टर गौर साहब हैं जो सलमान सफ्तर साहब ने जब एक रिपोर्ट जो है वो पेश की थी तो उस पर इन्होंने कहा था कि 95% वहाँ पर बताया गया था कि बानी की आंख जो है वो मुतासिर हो चुकी है, लेकिन इन्होंने कहा था कि इतने ज़्यादा हालात जो है वो बुरे नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। इस पर बात होगी यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी हम यही बात यहाँ पर कर रहे थे कि इस वक्त जो है वो हालात जो हैं बानी पीटीआई के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, सो इमरान खान की जो मौजूदा सेहत है, कुछ हजरात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, कुछ जो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बेहतर है। मतलब इतनी ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है कि इस पर बात भी की जा सके। सगीर चौधरी साहब, बैरिस्टर गौर जो है उनकी तरफ से एक मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि ज़ाती मौलजीन तक रसाई जो है वो दी जाए, और एक रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है हमारे। तो सब ओके की रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट को किस नज़र से देखेंगे? देखिए, ओके की रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये आप जहाँ जैसे मर्जी बनवा लें, आपके पास पूरे इख्तियारात हैं। जिस डॉक्टर को कहेंगे वो ऑल इज़ ओके लिख देगा, ऑल इज़ वेल लिख देगा, तो बंदा बेशक मर जाए। सो आपको लग रहा है कि ऑल इज वेल लिखा गया है? जाहिर सी बात है, ऑल इज वेल लिखा गया है तो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं हो रहा ना। देखें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से उनका इलाज करवा लिया जाए, जो एक कन्विक्टेड आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसमें क्या मुज़ायका है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या मुश्किल है? कोई इसमें बहुत पहाड़ सर पे गिर जाएगा? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि अब मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम अदम इस्तेहकाम जो है वो उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अब थोड़ी सी गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। अब 3 साल से आपने उसको जेल में डाला हुआ है, ठीक है, अब आपका गुस्सा भी पूरा हो गया, गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, इतना ही होता है। अब आपने क्या करना है? उसको जेल में मारना है? उसको जेल में रख के क्या करना है? आप अब उसके मामलात को क्लोज़ करें, सियासी इस्तेहकाम लाएं, मुल्क में एक खुशहाली लाएं। और आप कर्ज़ों पे जो है वो मुल्क को चला रहे हैं, दुकानदारी की तरह मुल्क को आपने चलाया हुआ है। इस तरह की दुकानदारी तो कभी भी बंद हो सकती है। तो खुदारा काम जो है वो उस तरीके से करें जो आपको भी सूट करता हो, मुल्क को भी सूट करता हो और आवाम को भी सूट करता हो। देखें, अगर मुल्क में आप अब देखें अपोजिशन है, आपके मुल्क में कोई अपोजिशन है,
अपोजिशन होती है, मुल्क हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर होता है, वो असम्बली में बात करती है, असम्बली के बाद बाहर बात करती है, एक प्रेशर बिल्ड करती है। हुकूमत के जो गैर कानूनी कह लें या ठोंसे हुए या थोपे हुए इकदामात हैं उन पे वो रजिस्ट करती है उनको। तो अब तो आपके पास अपोजिशन है ही नहीं, आपने अपोजिशन का हाल ही नहीं छोड़ा। वो तो बेचारे डाला जेल के बाहर जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। तो खुदा ऐसा जुल्म मत करें, आप पर भी ऐसा जुल्म हुआ था, हमने उसको भी रिपोर्ट किया था और हमने उसकी भी हौसला शिकनी की थी कि इस तरह के इकदाम जो हैं वो एक जो हमारे जैसा मुल्क है उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हम देखें एक जंग की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और दूसरे हम जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क के अंदर पैदा हुआ है। तो अब देखें उसको 4 मरतबा आप रात की तारीकी में ले जाते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ से चोरी चोरी जो है वो उनको ले आते हैं। भैया आप उनके अगर मर्ज़ी के डॉक्टर का पास उनको ले जाएंगे, उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर उनको मुहैया कर देंगे तो क्या मत आ जाएगी। आपने भी तो इलाज करवाई है ना, बैरून मुल्क से अगर आप इलाज करवा सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्यारी है तो आप अपनी ज़िंदगी की तरह उसकी ज़िंदगी के साथ भी यही ट्रीट करें ना कि उनको क्या अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है। अगर वो ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि मैं इस डॉक्टर से मुतमिन हूँ, आप मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएं, वो मेरा अच्छा इलाज कर सकता है। तो ये देखें एक आम इंसान भी जो है वो अगर मैं एक डॉक्टर से मुतमिन हूँ तो मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर बदल लेता हूँ, मैं हर दफा एक ही डॉक्टर से इलाज नहीं करवाता। ये एक नेचुरल चीज है ना। सर तमाम तर जितने भी कैदी हैं उनको सहूलत मिल सकती है कि अगर वो इलाज किसी भी जाती मौलिज से करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। कैदियों के साथ देखें अब आप बात नहीं, वैसे सर एक सवाल मेरी बात सुने, ये चीजें जो है ना जरा थोड़ी सा तफसील आगे चली जाएगी चीजों। देखें आम कैदी जो होता है ना उसके साथ इस तरह की सख्ती भी नहीं होती, ये भी मैं आपको बताऊं। जो उनका एक सेल है, आपको पता है स्पेशल सेल है। आम कैदी जो है सारा दिन जब तक वो गिनती बंद नहीं होती ना जेल का, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो सुबह से लेकर गिनती स्टार्ट होती है, उस वक्त तमाम कैदी जो है वो अपनी बैरकों से बाहर आ जाते हैं। सारा दिन वो आज़ादी से घूमते हैं, गप्पे लगाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और शाम को मगरब के टाइम जब गिनती क्लोज होती है तो फिर वो अपने अपनी बार्क्स में चले जाते हैं। उनके साथ इस तरह की कुछ सख्ती भी नहीं होती, उनको हर चीज़ पहुँच रही होती है। जेल में क्या चीज़ नहीं मिलती, मंशियात जेल में मिलती है, हर चीज जेल में मिलती है, रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड है ये चीजें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो भाई आम कैदी की अगर बात करते हैं, आम कैदी को वहां पे बहुत फैसिलिटीज भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आम कैदी वो वहां पे बड़ा हो बुरे हालात में रहता है। तो ये जो है देखें एक अगर स्पेशल सेल में आपने उनको रखा हुआ है, हाँ ठीक है, हाई सिक्योरिटी जोन है, उनकी जिंदगी अजीज है, तो भाई अगर उनको बीमारी लाहक है, एज फैक्टर है, एक बड़ी पार्टी के वो एक बनी हैं और उनकी अभी पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप उनको क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं, आप उनका इलाज करवा दें। देखें यही है ना एक चीज, इलाज करवाने से क्या होगा, क्या चौधरी साहब आपको नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है, हम इस पर बात करें, लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है वो इस वक्त खामोश है। चौधरी साहब पीटीआई के एक रहनुमा हैं अहमद खान न्याजी साहब, उन्होंने 8 मई से टांग से सवाबी तक लॉन्ग मार्च का एक ऐलान जो है वो किया। वो यही कह रहे हैं कि और सब जो है वो सो रहे हैं, सिर्फ बातें करते हैं और बातें करके उसके बाद वो भूल जाते हैं, बयान देते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। सो एक लॉन्ग मार्च का ऐलान उनकी जानिब से किया गया जिसका मकसद हम देख रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई है। क्या समझते हैं कि हुकूमत पे दबाव डाल पाएगा ये सब कुछ? बहुत ज्यादा काशा यकीन करे, हुकूमत की टांगे मतलब आप कोई खड़ा हो गया टांगे नहीं टांगे कहाँ पर रही हैं। वो जो खास करके वो जो पेशावर के स्टेडियम में एक वो असेंबली का इजलास हुआ है ना, तो हुकूमत का जो वो था ना शाही तख्त, उसकी वो भी हिलना शुरू हो गया था। खुदा का कुछ खौफ करे। आकाशा मैं बिल्कुल सगीर चौधरी साहब की बात से इतफाक करता हूँ। मैं इस हुकूमत से ये कहता हूँ क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो मासवाए खान और वर्कर्स इन दोनों को छोड़ के बाकी वो ख़त्म है। वो बिल्कुल जो है वो सरेंडर कर चुके हैं। बड़े शौक़ से लाया गया था सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला, और हमें भी ये यकीन था कि सोहेल अफरीदी साहब आप एक ऐसी तहरीक चलाएंगे कि हुकूमत मजबूर होगी मुज़ाकरात के ऊपर, फिर या तो इमरान खान साहब को जेल से राही मिलेगी या कुछ ना कुछ सेटलमेंट ज़रूर हो जाएगी। वो ऑटो के ऊपर चलेगी। हमने सोचा था जनाब इलामा राजा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर सेनेट में बनेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत बड़ा नाम है इस पाकिस्तानी सियासत का, वो अपोजिशन लीडर बनेंगे, कोई रास्ता निकलेगा, वो नाराज़ होकर घर में बैठे हुए हैं। बैरिस्टर गौर, मतलब इससे बड़े यू टर्न और क्या हो सकते हैं कि जिस जुडिशल कमीशन का उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, आज ये दोनों बैरिस्टर साहिबान वहाँ पर मौजूद थे।
वो बहनें जो हैं वो एक अलग से तहरीक चला रही हैं। एक काम सिर्फ हुकूमत करे, देखें बड़े दिल बड़ा करें आप, बड़ी कामयाबियों में आखिरी हाल यही रह गया कि अर्ज सुन लें आकाशा, अर्ज सुन लें, चाहिए। देखें दिल बड़ा करें, बड़ी कामयाबियां मिली हैं आपको इस एक साल में। मई 2025 से मई 2026 तक अल्लाह ताला ने आपको सरखरू किया है, जंग के मैदान में भी और सफारती माज के ऊपर भी। दिल बड़ा करें, अपना एक नुमाइंदा वफ्त भेजें, छोड़ दें इन सारे लीडर्स को, जितनी अपोजिशन लीडर हैं, मेम्बरान असम्बली हैं, चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी जनरल हैं, छोड़ दें इनको, अपना एक वफ्त भेजें 4 लोगों का, 3 लोगों का अडयाला जेल, जाएं जाके खान के साथ बैठें, बात करें, और जहाँ जहाँ पर आप देखें गलत हो रहा है उसको दुरुस्त करें। बिलाशुबा इस पर कोई शक नहीं है कि मामला अदालतों से आएगा, फिर अदालतों के रास्ते खोल दें, अदालतों के रास्ते खोल दें, ताकि कम अज़ कम जहाँ पर इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं तो इसमें भी सायरा जी हालात यहाँ तक, एक नया COD हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हुकूमत जो है अब वो दिल बड़ा करे तो बानी PTI जो है वो रिहा हो सकते हैं। हम देख रहे थे कि बानी PTI जो है वो मौरूसी सियासत के हमेशा से खिलाफ रहे हैं। क्या समझती हैं कि आज कोई अपना होता जिसको वाकई दिल से हमदर्दी होती तो हालात ये ना होते जो आज बानी PTI के साथ हो रहा है? जी आकाशा बिल्कुल सही है, और अभी जो कहा उन्होंने वो भी सही है कि अब जो कुछ करे हुकूमत अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ रखे और ये कि 2 कदम आगे बढ़ाए। अब ये नहीं कि राना सनाउल्लाह और मोहसिन नकवी चुपके से जाकर उन्हीं लोगों से मिले जिनके हाथ में कुछ नहीं है। वो तो फिर एक किस्म का वो होता है ना कि जब खून मारने की होती है या भाई पीठ में चुरा घोंपना होता है कि जो किसी को भी ना पता हो और आप चुपके से मिलें और उसके बाद वो बात करें। तो अब आपके सामने ये बड़ी तफसील से बता दिया कि अवाम तो जो ये सो कॉल्ड लीडर बैठे हुए इनके साथ नहीं है, और बिल्कुल सही कहा कि अपोजिशन लीडर वो सेनेट के और कौमी असम्बली के दोनों ने मायूस किया। हमने तो सोचा था कि पता नहीं आएंगे तो एटलीस्ट अपनी तकारीर से ही या असम्बली में इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे कि वो हुकूमत इस चीज पे कोई एक्शन लेने पे कामयाब हो जाएगी। लेकिन वही बात है कि बस क्या कहे इंसान। तो बाकी ये कि हुकूमत को भी देखे कर लेना चाहिए। अब आप देखें कि वो जी रात पता चला कि उनको लेकर आए और उसके बाद वो चले गए। तो अभी मुझे बताएं कि तबीयत खराब थी तो वो जेल से निकाल कर यहाँ पर आए और चेकअप हुआ और ये सारा कुछ, मतलब ये क्या एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है? मतलब ये 2 साल इन्होंने चेक किया कि अच्छा भाई ये अवाम देखे, ये ऐसी बात नहीं है कि अवाम निकल नहीं सकती। वो बात ये है कि जाहिर है ये लीडर इस तरह है तो कोई थोड़ा किस बात से खफा होगा। खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो फिर अवाम निकलेगी और फिर ये मामलात इनसे संभलेंगे नहीं। कि इतने तजर्बे पिछले 77 साल से हम तजर्बे ही देखते आ रहे हैं। अब कोई तो अपना मतलब वो कोई किसी सीधी राह पर इस मुल्क को डाल दें कि वो देखें जो जंग हो रही है, खैर वो मुज़ाकरात सब कुछ उठा के वो वहां पर लेकर गए। आप कम अज कम आप अपने घर को देखें, यहाँ पर देखें कि यहाँ क्या चल रहा है। मुल्क की वो कहते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है कि आप इन पार्टीज को बुलाए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप कहें कि शायद अपनी पीर साहब पगारा मतलब इस सियासत में वो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, बाकी सब आप इनको एक पेज पर लेकर आए। आप इनको कहें कि जाकर ये मामला किसी तरीके से सेटल करवाएं। 3-4 ना आकबत अंदेशों के हाथों में ये फैसला दिया हुआ है कि जिस वक्त आग का मसला हुआ था यही अटक वही साहब थे कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, इतनी गारंटी से ठीक बोल रहे थे। और आप तो खैर ऐसे फिक्रा बोले। अभी जब अलीमा खान साहिबा की बात आएगी कि उनको चेयरपर्सन बना दिया जाए तो देखिएगा इन्हीं पार्टी में से निकल आएंगे लोग कि खान मौरसियत के खिलाफ थे। अरे खान मौरसियत के खिलाफ थे तो फिर गंडापुर का भाई क्यों आया? फिर मुल्तान से एक MNA का भाई MPA क्यों बना? फिर बाकी फैमिलीज के हर इलेक्शन में बाप बेटा ये वो सारे होते हैं। भाई उन्होंने तो बात की है कि जो जागीर समझ के इस मुल्क में बैठे हुए कि नाना तो नाने के बाद बेटी तो बेटी के बाद पोता नवासा, इस पे उन्होंने बात की थी। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनकी बहनों को ही आगे आना चाहिए। अभी आप देखें आज भी एक तस्वीर आई थी, पूरे इतने पंजाब के इनके MPs, KP के MPA, MNA बैठे में, कोई एक इजहार यकजहती के लिए आ जाए। और आपको पता है कौन से भोंडे बहाने बनाते हैं कि जी हम जाते हैं तो वो कहती हैं कि जी ये लालच में आए हैं, ना जाए तो हम पे तंज, यानी कि ये खुद से अपने आप को तसल्लियां देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये मैंने पहले बोला था और फिर उसके बाद ये सब मेरे पीछे पड़ गए थे
कि भाई इनको इनके हिसाब से मामला 1 साल के अंदर निपटना था। और उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी के पास 2 तस्वीरें, इन्होंने भी वो तस्वीर लेके फिर अगले 20 साल सियासत करनी थी। मगर वो ये कि मामला वो हो गया, तो अब इनकी कारकर्दगी पे सवाल उठते हैं कि जो बैठे। अभी आपने न्याजी साहब को बोला कि जी वो सवाबी से वहां से, अरे मतलब अपना सूबा, अपनी हुकूमत उधर वहां पर चलकर मतलब क्या प्रेशर बिल्ड करेंगे। सारा सब थोड़ा सा वो ये भी कह रहे हैं सिर्फ एक चीज के मैं चूंकि पीटीआई को कवर करता हूं, आप बिलीव करें कि ना तो यहाँ पर कोई उनका ऑफिस है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हर वक्त उनका काम है कि जो बीट रिपोर्टर्स के साथ राब्ते में रहे। वो जब से वो छापा पड़ा था रात को पार्लियामेंट में, उस वक्त से अभी तक वो वापस इस्लामाबाद में नहीं आए। चेयरमैन साहब सिर्फ मोबाइल के ऊपर हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब सिर्फ मेरा ख्याल है उन्होंने अपना वो ऑफिस रखा हुआ है जो कोर्ट वाला है, तो वही ना, कोई है ही चौधरी नहीं। साहब अलीमा खानम भी यही कह रही है ना कि जो हमें नजर आ रहा है वो तुम लोग क्यों नहीं देख पा रहे हो जी। जब हम लोग यहाँ पे होते हैं डयाला के बाद, तो तुम लोग वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचते हो। मलिक नजीब, हम एक मरतबा फिर देख रहे हैं कि पीटीआई जो है एकदम से थोड़ी सी मुतहरिक जब हमें होती नजर आती है तो हम भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। पीटीआई की जानिब से इमरान खान रिलीज फोर्स बनाने और ईद के बाद तहरीक को तेज करने के ऐलानात भी इस वक्त जो है वो सामने आ रहे हैं। सो इस पर सिर्फ एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगी कि एक मरतबा फिर एक फोर्स बनाने की बातें हो रही हैं और इस मरतबा कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे। 2028 देखें सुहेल अफरीदी साहब निजी महफिलों में क्या चुके हैं कि मैं खान की रिहाई के लिए इससे ज़्यादा क्या करूं, मेरे सूबे के मामला चलना शुरू हो गए हैं, मेरी हुकूमत चल रही है, मेरे लिए इनफ है। ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए है और पार्टी लीडरान को दिखाने के लिए है कि मैं पानी की रिहाई के लिए बड़ी तहरीक चला रहा हूँ। कुछ भी नहीं है, ये सब कागजी बातें हैं। और ये सुहेल अफरीदी इसके लिए मुखलिस होकर बानी की रिहाई के लिए जो भी तहरीक चलाएंगे वो मुखलिस होकर नहीं चलाएंगे। चलें, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में किसी हाई कोर्ट के जज को बंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया है। इस पर अपने एक्सपर्ट्स की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है और इसके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की ट्रांसफ़र अक्सरियत की बुनियाद पर की गई है। मज़ीद तफसीलात जो है हमारे साथ यहाँ पे मलिक नजीब मौजूद है। मलिक नजीब, आपकी तरफ आना चाहूँगी सर, इसका जवाब चाहती हूँ आप तफसील के साथ। जी आकाशा, आज इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का। इसमें 5 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उनकी ट्रांसफ़र के मुतल्लिक मामला ज़ेरे गौर आया और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो तबादला है वो लाहौर हाई कोर्ट कर दिया गया है और अक्सरियत राय से इसकी मंजूरी हो गई है। इसके अलावा जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ हैं जिनका तबादला सिंध हाई कोर्ट होना था और इसकी भी इजलास ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और खादम हुसैन सुमरो थे जिनका खादम हुसैन सुमरो का सिंध हाई कोर्ट में होना था और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का बलूचिस्तान हाई कोर्ट में होना था। तो ये इन दोनों जजेस की जो सिफारिश थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर ने वापस ले ली हैं और इस वक्त सिर्फ जो 2 जजेस हैं उनके तबादले की मंजूरी दे दी गई है। अब इसका अगर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं तो इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखे थे। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की थी। ये जजेस उनका भी हिस्सा थे। तो ये आज इससे कबल एक बाबर सत्तार की जानिब से ख़त भी लिखा गया था चीफ जस्टिस को और उसमें ये कहा गया था कि आप जो जुडिशल कमीशन का इजलास है और इसमें जो भी फैसला होना है उससे कबल जिस जज का तबादला होना है उससे राय लेना ज़रूरी है, ये उनकी जानिब से कहा गया था। लेकिन बैरिस्टर गौर की जानिब से आज आपने देखा कि उन्होंने गुफ्तगू की और इजलास शुरू होने से पहले मीडिया से, तो उनका भी यही कहना था कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जज से राय लें उसके तबादले के लिए। तो इस तरह आज के इजलास में ये 2 जजेस की मंजूरी हो गई है। अभी जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर जो है वो देखते हैं क्या होता है।
यानी बैरिस्टर असगर- गौर भी राजी थे। असगर चौधरी साहब, पीटीआई क़यादत इसे जो है वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल या अदलिया पर इंतजामिया के गलबे से ताबीर कर रही है। क्या समझते हैं कि जजेस का जो तबादला खालिस्तान इंतजामी ज़रूरत है या इसके पीछे वो सियासी मुकदमात हैं जिनकी समाज ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे थे पहले? जी आकाशा, बहुत शुक्रिया। देखें, जो इंतज़ामी मामलात हैं या अदालती मामलात हैं ना, ये अदालतें ही बेहतर जानते हैं और इंतज़ामिया ही बेहतर जानती है। क्या हुआ क्यों, असल सवाल यहाँ से पैदा होता है। और ये देखिए, ये वो थी 27वीं आइनी तरमीम। 27वीं आइनी तरमीम में टूल कौन बना, कौन वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। और फिर बिलखसूस आज जो इजलास था, मेरी जो ख़ास नज़र उस इजलास के ऊपर थी ना, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंदूबीन की वहाँ पर शिरकत थी, उसके ऊपर थी। जब इन्होंने हर चीज़ का बाइकाट करके रखा हुआ था, तो ऐसी कौन सी तब्दीली आ गई कि अचानक दोनों बैरिस्टर साहिबान, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बैरिस्टर अली ज़फ़र भी मौजूद थे और ये बैरिस्टर गौर साहब ने तो चूँकि वहाँ पर गुफ्तगू भी की है जिस तरह नजीब ने बताया है, तो ऐसी कौन सी यकीनदानी इन्हें कराई गई। और फिर इन्हें क्या कोर कमेटी, सियासी कमेटी ने ये इजाज़त दी है या अपोजिशन लीडर जो थे दोनों ऐवानों के, उन्होंने इजाज़त दी है कि आप जाएँ, जाके वहाँ पर नुमाइंदगी करें और वहाँ पर जाके उन्होंने कौन से नुकात उठाएं, ये देखने की सबसे अहम ज़रूरत है। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, ये दोनों अरकान जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे कमीशन के रुकन जी, हैं, कमीशन के रुकन हैं, लेकिन बाइकाट कर रहे हैं जी, अरसे से। नहीं, इनका ये कहना था कि हम इख्तलाफ के लिए वहाँ पर जाएंगे, अगर इनकी मंजूरी होती है तो हम उसके साथ इख्तलाफ करेंगे। अच्छा, पहले इतफाक करते थे, इख्तलाफी नोट भी तो अच्छा पहले इतफाक करते थे, अब इख्तलाफ कर सर पहले क्यों इतफाक करते थे और आप क्योंकि चाहते ही नहीं थे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो बाइकाट के ऊपर थे। वो जो पार्लिमानी कमेटी जजेस कर रही है, वहाँ से वो उसके बाइकाट के ऊपर हैं। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके वो बाइकाट के ऊपर है, वो अटेंड ही वो नहीं कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो बहुत हैरान हूँ कि आज ये पहुँचे कैसे। देखें, इनके पहुँचने से क्या हुआ, ये सारा अमल जस्टिफाई कर दिया। ठीक है जी, ऑलरेडी अपोजिशन की यहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद थी जी। पहले आकाशा देखें, ये समझने की ज़रूरत है कि पहले वो नहीं जाते थे तो चले एक बात होती जी, अपोजिशन ने इसका बाइकाट किया हुआ है, अपोजिशन के इनपुट ही इसमें कोई नहीं है। अब वहाँ पे जाके चाहे वो इख्तलाफी नोट ही क्यों ना दे, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, ये सारा कुछ ठीक हुआ है। दूसरा देखें, रोज़मर्रा के अमूर होते हैं और जो अदालती मामलात होते हैं, ये बड़े नाजुक और हसास मामलात होते हैं। अगर आला अदलिया ये समझती है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब की ज़रूरत इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। आइन खिलाफ आइन तो नहीं हो रहा है ना, जो कुछ हो रहा है आइन के मुताबिक हो रहा है। और आइन बनाया किसने है, इसी पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, आइन बना के दे दिया, चीज की इजाजत देता है जी, आइन इजाजत दे रहा है उसकी, बिल्कुल आइन की इजाजत दे रहा है। सगीर चौधरी साहब, इजाफा करना चाहूँगा, इस्लामाबाद के जो वकला हैं उनका भी ये दीना मुतालबा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो मातहत अदालतों के जजेस हैं, इनका दीगर सूबों में तबादला होना चाहिए। ये एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर ये अपने मफादात कह सकते हैं, ये वकला का मैं आपको बता रहा हूँ, वकला का ये कहना है। तो उनका ये कहना है कि इनका रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इन जजेस का भी तबादला दूसरे सूबों में, दूसरे शहरों में होना चाहिए। बिल्कुल, रोटेशन पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। सगीर चौधरी साहब, बैरिस्टर गौर भी इन तबादलों को सजा देने की अक्कासी जो है वो करार दे रहे हैं, और क्या समझते हैं पीटीआई क्यों इसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट, जो पीटीआई जो अभी की क़यादत है वो इतनी इन्वॉल्वमेंट क्यों शो कर रही है इसमें? आकाशा देखें, जो अदलिया का मामला है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। अदलिया के मामले में जो भी बात करनी चाहिए वो समझ सोच के करनी चाहिए। उस पर तज्जिया या तबसरा जो है ना, वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिससे अदलिया की साख को नुकसान पहुंचे या उसकी साख मुतासर हो। देखिए, सारे लोग उसको समझते हैं, अदलिया पे फिर आपका भरोसा उठ जाता है। तो बेसिकली ये जो जजेस का तबादला है, ये कानून के मुताबिक तो है ही है, लेकिन जजेस का अपना कंडक्ट भी देखा जाता है कि इसका कंडक्ट क्या है। देखें, जो जजेस अपना सरफराज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको तैनात किया गया है, तैनात हो गया ना, तो अब अगर उसको ही ना माने, सरदार सरफराज डोगर साहब के फैसलों की ना माने, कहें जी हम नहीं मानते, उनके इंतज़ामी फैसलों को रिजेक्ट कर दें, बेंचों की तश्कील हो तो उसमें मामला खड़ा कर दें, और कोई मामला हो तो उसमें एक लेटर लिख दें, और एक ऐसे मुतनाज़ा किस्म का अदालत को, अदलिया को बना दिया जाए। इस्लामाबाद की हिस्ट्री में 2007 से जब से ये कायम हुई है, 14 अगस्त 2007 को ये कायम हुई थी, मैं उस वक्त से कवर भी कर रहा हूँ इसको, तो मैंने नहीं देखा कि इस तरह से कोई मामला है। हाँ, अलबत्ता छोटे मोटे इंटरनल मामला बहुत हुए हैं,
बीच में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद भी हुई थी और रावलपिंडी बेंच में भी केस चले गए थे, फिर दोबारा से ये बहाल हुई। तो इस तरह कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरी नाकस राय है, ये मेरी नाकस राय ये है कि भाईजान आप मुझे बताएं कि अदलिया के जज को ये मिसकंडक्ट पे तो सजा होती है। मेरी बात सुने, सजा भी उनको हुई है। ये आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी को वो अभी आपको उसका आगे पता चल जाएगा। ये जो इन्होंने लेटर लिखे हुए हैं ना, और जो लेटर जिस तरह से मीडिया पर पब्लिश हुए हैं, ये लेटर एक जज को नहीं जेब देते कि वो इस तरह के लेटर लिखे। इससे तो जज मुतनाज़ा हो जाता है। जज ने मुतनाज़ा नहीं अपनी हैसियत को रखना होता। अगर आपका कोई मामला है इंटरनल, आपका किसी चीफ जस्टिस से कोई इशू है, तो आप उनके साथ बैठ के बात करें। हमारी 20वीं मरतबा जो है वो चीफ जस्टिस से मुलाकात हो चुकी है, और वो बबांगे दोहल ये कहते हैं कि अगर किसी को मेरे साथ कोई मसला है तो आया, मैं उसको 2 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ और उसका मसला हल करने के लिए भी तैयार हूँ। वो मेरे साथ बैठ के डिस्कस करे, ना कि उसको पब्लिकली जो है वो आप ले जाएं और मीडिया में ले जाएं और उसका एक तमाशा बन जाए। इस तरह अदलिया की तौकीर होती है। देखें, जो बची खुची एक अदलिया की तौकीर है, अगर वो भी इस तरीके से जजेस खुद ही जो कि कस्टोडियन है, अदालत के कस्टोडियन है जजेस, हमारे लिए सब मुहतरम है, हम ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इंतजामी फैसला कम और रिएक्शन ज्यादा हो सकता है। क्योंकि इसकी वजह है कि देखें, आपने माजी में बहुत कुछ किया हुआ है, तो अब भी आप कर रहे हैं। हर फैसले पे आप आके कोई ना कोई ऐसी चीज बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर क्या करें? सायरा जी, सगीर चौधरी साहब रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो अहम जजेस हैं उनको लाहौर या सिंध जो है वो भेजा जा रहा है। आइन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ये शोर जो है ये क्यों हो रहा है, ये बताएं। अब देखिए, अदलिया में मुदाखलत जब से पाकिस्तान बना और अब तक होती आई है जी। हर दौर में हर हुकूमत के कुछ जजेस होते थे। इससे पहले कि मुझे तारिक सुमैर साहब पे, हर दौर में। आप बेफिक्र होकर बोले, तारिक सुमैर साहब नहीं है यहाँ पे। अच्छा नहीं, अच्छा अफसर चौधरी साहब हैं। आवाज ऐसे मिलती है यहाँ पर मुझे, जो आती है ना तो हल्की फुल्की, बड़ा मुश्किल से मुझे वो मौकफ भी नहीं मिलता है, आवाज भी नहीं मिलती है। पता नहीं मुझे ऐसे हल्की सी। आप मुझसे वैसे खाइफ क्यों है मैडम? आपका ये बता दें। नहीं, खाइफ नहीं है। हाँ, वो मतलब आप उनका नाम अक्सर ले लेती है ना। नून की बात मैं करती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि हट तुम लोगों की, मैं अभी आऊंगा डिफेंड करने। उनसे प्यार है जी, वो उनको प्यार है और मोहब्बत भी बड़ी अकीदत करते हैं उनसे। वो महबूब ना बनाए, उनकी गलत बात भी सही लगेगी। महबूब ही बना के तो बेड़ा कर रखी है जी। जीऊंदे रहन जज जिधर रहे, बस इंसाफ दे दें। अभी आप साख की बात कर रहे थे, उस पर एक बात याद आई कि एक बुजुर्ग का जब 13 साल बाद फैसला आया तो उन्होंने जज को कहा कि खुदा तुम्हें थानेदार बनाए। जज ने कहा कि बाबा जी मैं तो थानेदार से बड़ा हूँ। मैंने कहा नहीं पुत्र जी, 13 साल पहले जज ने कहा था, थानेदार ने कहा था कि 5,000 दो, मैं मामला यही रफा दफा करवा देता हूँ। तो बड़ा वो हुआ। जिधर भी जाएं, मैं कहती हूँ कि इंसाफ का बोल बाला करें। ये 139 से अगर हम 39 पर भी आ जाए तो इनकी मेहरबानी होगी। अब वो सिंध जाते हैं, पेशावर जाते हैं, वो पंजाब में रहते हैं, बलोचिस्तान जाते हैं। आप इंसाफ पे मबनी फैसले करें, किसी की ख्वाहिशात पे फैसले ना करें। वो फैसले करें कि जो आपकी तारीख याद रखे। वो कह रहे ना कि जस्टिस मुनीर की तरह ना बने। वो हमारे जो वो कहते हैं ना कि 3 जस्टिस जिनका नाम आज हम फखर से लेते हैं, जस्टिस भगवान दास, दुराब पटेल, तो जो हमारे 3 जजेस जो तारीख में हैं, और वो तीनों ही मतलब ये कि मुसलमान नहीं थे। तो खुदा के वास्ते उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो मुल्क में इंसाफ का बोल बाला करें, जहाँ भी रहें खुश रहें, बस इंसाफ का वो बस करें, इंसाफ करते रहें। वरना जी, वरना अल्लाह थानेदार बनाए इनको। पीटीआई का इस पे एक मौकिफ है कि दिया पहले ही मजीद तकसीम ना किया जाए। सो पीटीआई का जो मौकिफ है वो इस वक्त समझ से बालातर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सायरा जी, आप हमारे साथ मौजूद थी। सगीर चौधरी साहब, मलिक नजीब, असगर चौधरी, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।